हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी MKJN क्लासेस। और बेटा आज है हम अपने इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट लेक्चर पे, एकदम लास्ट पड़ाव पे। और क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़, तो ड्रग एब्यूज़ की बात तो हम लोग की हो चुकी है। तो वी आर लेफ्ट ओनली विद दी एल्कोहल एब्यूज़। एल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया हमारे पास, है ना, और कुछ एक तरह के एनालॉग स्टीरॉइड्स हो गए, तो उनकी बात हम आज करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समथिंग अबाउट दी एल्कोहल एब्यूज़। अब ये एल्कोहल एब्यूज़ भी हो जाती है क्या? बिल्कुल हो जाती है। जिनको एल्कोहल का एब्यूज़ हो या जिनको एडिक्शन ऑफ एल्कोहल हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक्स बोलते हैं ना। जिनको एल्कोहल की एडिक्शन हो जाए, एडिक्टिव टू एल्कोहल, द पर्सन हु इज़ एडिक्टिव टू एल्कोहल, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक। तो बड़ी अच्छी बात है एल्कोहलिक होना। बताओ, अल्कोहल पीना अच्छी बात है, अल्कोहलिक होना नहीं। फिर क्यों कुछ लोगों की इसकी बड़ी गंदी और बुरी लत पड़ जाती है? क्यों इसका एब्यूज़ करने लग जाते हैं? क्योंकि अल्कोहल बहुत सारी चीज़ों में और भी यूज़ होता है। अल्कोहल को एज ए ड्रग भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे सिरप्स में और मेडिसिन के अंदर। तो लोगों को क्या हो जाती है इसकी एब्यूज़, मतलब एब्यूज़ का मतलब समझते हो ना, उसका हाइपर यूज़ करने लग जाते हैं, मतलब इसका मिस यूज़ करने लग जाते हैं अल्कोहल का। और ये बताइए अल्कोहल की कौन सी फॉर्म है जिसका मिस यूज़ होता है, जिससे यूजुअली ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनती हैं? जिन, वाइन, रम, विस्की, बियर, है ना, ये सब जो भी और होती हैं बेटा, मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो अल्कोहल एब्यूज़ के लिए अल्कोहल की कौन सी टाइप, केमिकली कौन सा अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी अल्कोहल एब्यूज़? इज़ इट मिथेनॉल, CH3OH? इज इट इथेनॉल, C2H5OH? कौन सा होता है? मिथेनॉल को तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर उसको कंज्यूम कर लिया तो अंधे हो जाएंगे, इवन डेथ हो जाती है। तो कौन सा फॉर्म है अल्कोहल का जो हमें परेशान करता है? दैट इज C2H5OH, जिसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा? इथेनॉल। ये जो इथेनॉल होता है ना, इसकी वजह से हो जाती है क्या क्या हो जाता है? पर्सन एल्कोहलिक हो जाता है। अब अल्कोहल पीने से क्या क्या होता है? मज़ा आ जाता है मैडम, है ना। कुछ बच्चे, कुछ आप में से जो बहुत शैतान बच्चे हैं, जो गलत ट्रैक जिन्होंने पकड़ लिया है, जा रहे हैं गलत ट्रैक की तरफ, उन्हीं बच्चों को समझाने के लिए बेटा ये चैप्टर इनकॉर्पोरेट किया गया है। वही ऐसी सड़ी हुई बातें करती हैं, अरे यूफोरिया वाली फीलिंग आ जाती है, कुछ दूसरे ही देश में निकल लेते हैं हम, तो कहीं और ही दुनिया में चले गए। बेटा दैट इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फीलिंग। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, ये यूफोरिक जो फीलिंग होती है जस्ट टेम्परेरी। ये वो सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग नहीं है कि जो आपको अपनी सक्सेस के बाद, कुछ बनने के बाद जब आप अचीव करोगे ना, दैट इज़ द रियल यूफोरिया। उसमें झूमना, उसमें नाचना, उसमें मस्ती करना, है ना। दारू नहीं पीना, अल्कोहल का कंजम्पशन कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें हैं आप देखो, वैसे भी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ अल्कोहल के बारे में कि क्या किन किन ऑर्गन्स को हमारे अफेक्ट करता है। आप लोग खुद ही सीधे हो जाओगे। अगर तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो अभी अल्कोहल एब्यूज़ पढ़ लेना, क्या क्या इसके नुकसान है, देखो पता चलेगा कि आप किस ट्रैक पे निकल लिए हो। ये यूफोरिया नहीं है, ये बॉडी का धूम धड़ाम हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। देखो चलो हम क्या कर लेते हैं, अल्कोहल के क्या पढ़ लेते हैं बेटा, बॉडी के ऊपर इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या है? जो अल्कोहल है मैक्सिमली, अरे मैक्सिमली क्या लिख रही हूँ, चलो मैक्सिमली लिख लो या लिख लीजिए डोमिनेंटली अफेक्ट्स, मैक्सिमली या डोमिनेंटली अफेक्ट्स आर लीवर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये किसके लिए क्रिएट करता है अल्कोहल? हमारे लीवर के लिए। क्यों भाई, लीवर को क्या परेशानी है अल्कोहल से? देखो अभी बता देते हैं। जब भी हम बेटा अल्कोहल को कंज्यूम किया, है ना, अल्कोहल कंज्यूम्ड, ठीक है जी, कर लिया कंज्यूम, कहाँ चला गया? गट में। और आपको पता है ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर गट से हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है, बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। और वहाँ जाके क्या हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या निकलती है? बहुत सारी हीट निकलती है, ज़बरदस्ती बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है ना। और हम इसे क्या बोलते हैं लोग? एनर्जी मिलती है। अरे भैया एनर्जी नहीं मिल रही, जो एनर्जी बॉडी की है ना वो भी खर्च हो रही है इस हीट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो बॉडी में वो जो गर्माइश, हमें जो फीलिंग होती है ना, वार्मथ की फीलिंग, वो किस वजह से है? ये ग्लूकोज जो ईच एंड एवरी सेल को पहुंचा है, हमारी टिश्यू के ईच एंड एवरी सेल को, वहाँ पे जाके इसका क्या शुरू हो गया? ऑक्सीडेशन। और उस ऑक्सीडेशन से निकल रही है बेफजूल की हीट,
जिसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, कोई काम नहीं वो हीट कर सकती, वो बाहर उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी को ही काम करना पड़ता है। चलो वहाँ बाद में आते हैं। तो अल्कोहल गट में गया, गट से फिर बेटा ये कहाँ पे जाता है, मेटाबोलाइज होने के लिए जाता है यूजुअली ये लीवर में। और लीवर के अंदर क्या हो जाता है बेटा, इसका क्या शुरू हो जाएगा, लीवर के अंदर लीवर क्या करता है, लीवर में ये जो अल्कोहल है, सॉरी, लीवर के अंदर क्या होगा, ये जो अल्कोहल है with the help of enzyme dehydrogenase, with the help of enzyme dehydrogenase किस में चेंज हो जाता है, into the aldehydes, और aldehydes फर्दर किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं बेटा, into fatty acids। और ये फैटी एसिड्स कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिटेड इन लीवर। और लीवर में जब फैटी एसिड डिपॉजिट हो जाते हैं उस लीवर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फैटी लीवर। और आजकल फैटी लीवर की वजह से कितनी बीमारियां होती हैं ना, उसकी लिस्ट आप खुद ही बना सकते हो, आपको अपने आप पता है, फैटी लीवर फैटी लीवर फैटी लीवर। एक तो हम इतना ऑयली खा रहे हैं, इतनी कोलेस्ट्रॉल की कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना सब कुछ लगे रहते हैं, ऊपर से जो है, ऊपर से कोई इंसान उनमें से अल्कोहलिक हो तो सोने पे सुहागा। ये देखो आप ऑलरेडी इतना फैट, तेल, ऑयल्स, पता नहीं क्या क्या, अनहेल्दी फूड, जंक क्या क्या खा रहे हैं, उन सब की वजह से तो लीवर इफेक्ट हो ही रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, अल्कोहल ने तो और मार डाला। कैसे मार डाला, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फैटी एसिड डिपॉजिट होने लगे हमारे ही लीवर के ऊपर, लीवर हो गया फैटी। उसके अलावा और बताते हैं, ये जो अल्कोहल होता है बेटा, ये अल्कोहल क्या करता है, ये किसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट दी एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स पता नहीं क्या होती हैं, क्या होती हैं एडिपोसाइट्स, सॉरी हिपैटोसाइट्स, नोट एडिपोसाइट्स, इनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या होती हैं, लीवर की सेल्स, एडिपोसाइट्स होती हैं फैट की सेल्स। तो क्या करेगा बेटा, ये अल्कोहल क्या करता है, हिपैटोसाइट्स को जाके एक्ट करता है, हिपैटोसाइट्स पे, और कैसा इफेक्ट करता है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है उनके ऊपर, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है ना। क्या करता है, हिपैटोसाइट्स को क्या करना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय। और हिपैटोसाइट से क्या बनाती हैं, लीवर क्या बनाता है, बाइल। जब हिपैटोसाइट डिस्ट्रॉय होंगी तो देयर विल बी नो बाइल प्रोडक्शन। और जब बाइल का प्रोडक्शन नहीं होगा, बाइल किसके लिए ज़रूरी होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स इमल्सिफाई नहीं होंगी, इमल्सिफाई नहीं होंगी तो उनके ऊपर लाइपेज एंजाइम का रिएक्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं होंगी, फैट एब्जॉर्ब नहीं होंगी, मतलब उनकी डाइजेशन तो एज इट इज़ रह गई। समझ गए, तो नो बाइल प्रोडक्शन, नो बाइल की वजह से क्या होगा, नो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ तो देयर विल बी नो लाइपेज एक्टिविटी, क्योंकि जब फैट इमल्सिफाई होती है उसके बाद ही तो उसके ऊपर लाइपेज एक्ट करता है ना, इमल्सिफाई हुई ही नहीं तो लाइपेज एक्टिविटी कहाँ से आएगी, फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और देखो लीवर को कैसे इम्पैक्ट में डाल रहा है ये। एक पॉइंट तो ये था जिसकी वजह से क्या हो गया, फैटी लीवर। दूसरा पॉइंट क्या हुआ था, हिपैटोसाइट्स को डैमेज करना शुरू कर दिया। तीसरा बेटा अल्कोहल क्या करेगा, देखो इधर आ जाओ, अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल डैमेजेस हिपैटोसाइट्स को जब किल करेगा, है ना, क्या करेगा, डैमेजेस हिपैटोसाइट्स। और उन हिपैटोसाइट्स जब वो किल होती हैं तो ख़त्म हो रही हैं हिपैटोसाइट्स, तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, फाइबर्स में। और ये फाइबर क्या बना देता है, मतलब जब हिपैटोसाइट डैमेज होने लगती हैं तो हमारा जो लीवर है, लीवर कैसा हो जाता है, लीवर बिकम्स फाइब्रस, क्योंकि हिपैटोसाइट तो डैमेज हो रही हैं, तो लीवर कैसा होना शुरू हो गया, फाइब्रस। और फाइब्रस लीवर को हम क्या बोलते हैं, लीवर का फाइब्रस हो जाने को हम बोलते हैं बेटा लीवर सिरहोसिस। अगेन एक बड़ी डिजीज़, पहली डिजीज़ लग गई फैटी लीवर हो गया, दूसरी डिजीज़ लग गई भैया फैट का, तो फैट ही जमा होनी शुरू हो गई बॉडी में, क्योंकि उसका डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, ना उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तीसरा लिवर सिरहोसिस हो गया हमें, बाइल ही नहीं बन रहा है, बाइल नहीं बनेगा तो क्या होगा,
फैट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा और बाइल बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और बताऊँ, बाइल बाइल अगर नहीं बनेगा, गॉल ब्लैडर क्या हो जाएगा, खाली गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोन्स बनने शुरू हो जाएंगे, स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे गॉल ब्लैडर में। जितना ये बाइल है, बाइल किससे बनता है, आरबीसी जब रप्चर होती हैं उसके बाद निकलते हैं ना बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, तो ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जब ये उसमें तो जा नहीं रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक में ड्यूडेनम में तो जाके गिर नहीं रहा है, बाइल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ पे जाके पिगमेंट इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, आइज़ के आसपास, स्किन के नीचे। तो डॉक्टर जब भी कोई एल्कोहलिक पर्सन होता है ना, जाके सबसे पहले कहाँ चेक करता है, उसकी आइज़ चेक करता है कि कुछ येलोइशपन है, तो उससे पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा एल्कोहलिक होगा ये पर्सन। उसके अलावा क्या हो जाता है बेटा, डाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, डाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब डाइलेशन हो गई ब्लड वेसल्स की, क्या होगा उससे, डाइलेशन होने की वजह से बीपी क्या चला जाएगा, डाउन। उसकी वजह से फीलिंग कैसी होगी, बड़े क्लमजी क्लमजी सा फील करोगे, है ना। रेस्पिरेटरी और ये सारा का सारा हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, वो क्या होने लग जाएगी, डिटीरियोरेट होने लग जाएगी। लोग पीते अल्कोहल को पता क्यों है, अरे ये तो स्टिमुलेंट है, एनर्जी आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा, जबकि ये क्या है, इसके स्टिमुलेंट वाले इफेक्ट नहीं होते। ये क्या करता है, सीज करता है हर एक्टिविटी को, रेस्पिरेशन का रेट गिरा देगा, कार्डियक एक्टिविटी का रेट गिरा देगा, इंसान क्लमजी सा हो जाएगा, उसका बीपी गिर जाएगा। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल से क्या हो जाएगा, बीपी रिड्यूस हो जाएगा। बीपी रिड्यूस होने की वजह से जो रेस्पिरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो हमारा कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल है वो छोटा हो जाएगा, है ना। और बेटा और इफेक्ट बताएं इसके, सबसे खतरनाक इफेक्ट, कभी दारू पिए बंदे को देखा, चलता कैसे वो, झूम झूम के, बोलता कैसे, आ था सारी दुनिया जहान की उसको नॉलेज आ जाती है उस वक्त। कुछ नहीं होता, क्या होता है, एल्कोहल और कहाँ पे अटैक करता है बेटा, हमारे सेरिब्रम और हमारे सेरिबेलम पे, है ना। एल्कोहल अफेक्ट्स सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम पे भी इफेक्ट डालता है और सेरिबेलम पे भी इफेक्ट डालता है। सेरिबेलम पता किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा, हमारा जो पोस्चर होता है, हमारी जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है, हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है, वो सारे को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मसल पोस्चर, या हम क्या कहेंगे, मसल कोऑर्डिनेशन कह लो। इसकी वजह से क्या होगी, डिक्रीज्ड मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। मसल का कोऑर्डिनेशन खराब हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, पोस्चर खराब हो जाएगा, बंदा कैसे चलेगा, झूम झूम के, सीधी लाइन में वो चल ही नहीं सकता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से होंगी, है ना, तो वो जो क्लमजी हो जाएगा, झूम झूम के चलेगा, वो सब किसकी वजह से है भैया, उसका अपनी बॉडी के ऊपर, अपने पोस्चर के ऊपर जो कंट्रोल होना था, जो कौन करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम तो झूम गया, अल्कोहल चढ़ गई सेरिबेलम को, वो हमारा पोस्चर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड व्हाट इज़ दी सेरिब्रम, सेरिब्रम को क्या हो गया भाई, सेरिब्रम पता है क्या क्या करता है, हमारी जितनी भी मोटर एक्टिविटी, हमारा जो स्पीच एरियाज हैं, जो हमारे जितने भी, हमारा जो स्पीच का एरिया है सेरिब्रम के अंदर, अभी आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, अच्छा आप लोग तो 12th वाले हो ना, पढ़ चुके हो सब कुछ, जो स्पीच का एरिया था हमारे हेमिस्फीयर्स के अंदर, और हमारा जो थॉट्स हैं, हमारी जो परसेप्शंस हैं, वो सारे के सारे जो एरियाज़ हैं, अल्कोहल उनको अफेक्ट करता है। तो अल्कोहलिक पर्सन को कभी बात करते हुए देखा, उसकी जीभ नहीं उठती जल्दी से, तह 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 तह, कुछ भी नहीं समझ आता उसकी बात में, है ना। तो वो किस वजह से हो रहा है, अल्कोहल किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, उन एरियाज़ को, सेरिब्रम के उन एरियाज़ को जो स्पीच के लिए, थिंकिंग के लिए, है ना। इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारते रहते हैं अल्कोहल पी लो, अरे ये कर देंगे, आग लगा देंगे, अंबानी का ये कर देंगे, प्रधानमंत्री को ये कर देंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी दुनिया में बैठे हो, अब अलग ही दुनिया में निकल जाते हैं। तो वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, सेरिब्रम इम्पैक्ट की वजह से। और वो जो चलने में, और वो जो बैलेंस ही नहीं बना रहे, कहीं भी गिर गए हैं, नाली में पड़े हैं, नालों में पड़े हैं, वो सब किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम की वजह से। और प्रॉब्लम बेटा कहाँ पे आती है, और कहाँ पे आती है, पेट के अंदर जब वो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एसिड
अरे 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 अरे, इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। 6-7 क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस कुछ ज़्यादा ही अपने आप ही जो है रिगर्जिटेट होना शुरू हो जाएंगे, विच लीड्स टू दी गैस्ट्राइटिस। क्योंकि क्या हो जाता है, अल्कोहल से क्या है, गैस्ट्रिक जूस ज़बरदस्ती सिक्रीट हो रहे हैं, ज़बरदस्ती सिक्रीट होने से क्या करेंगे, वो पेट की ही जो हमारे स्टमक है उसी की वॉल को इरिटेट करेंगे, वॉल इरिटेट होने की वजह से इन्फ्लेम हो जाएगी स्टमक की वॉल, और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस। और क्या हो जाता है, इवन फूड पाइप तक आ जाती है, वो जो गैस्ट्राइटिस है उसको हम बोलते हैं ईसोफेजाइटिस। हमारी जो फूड पाइप है उसका भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और क्या हो जाते हैं बेटा, पेप्टिक अल्सर्स। समटाइम जो है स्टमक की वॉल इतनी ज़्यादा इरिटेट होती है, इंटरनल वॉल की, क्या हो जाते हैं स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर्स। और ये पेप्टिक अल्सर कहाँ ले जाते हैं पर्सन को, कैंसर की तरफ ले जाते हैं। तो समझ में आया। और इसके अलावा क्या था, 7-8 यहाँ पे लिख देते हैं, इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन बॉडी टिश्यूज। मैंने कहा था ना, बॉडी टिश्यू के अंदर फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाती है अल्कोहल, जाके वहाँ पे जाके क्या होगा, बॉडी टिश्यू में जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से क्या निकलेगी, ह्यूज हीट। और वो हीट भी तो नुकसान ही करेगी बॉडी को, ब्लशिंग इफेक्ट देगी अजीब सा। और क्या हो जाता है, बहुत सारा अगर एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ले लिया है तो क्या हो जाएगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम की तो बल्ले बल्ले, इंसान क्या हो जाता है, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है, कार्डियक साइकिल है, इतना डाउन हो जाता है, कई बार इतनी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं कि पिए ही वो पड़ा है, बेसुध हुए पड़ा और उसको पता ही नहीं चलता कब उसकी डेथ हो गई, अगर ये रेस्पिरेटरी और कार्डियक रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। कब होता है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन के बाद। तो समझ में आया। तो लीवर क्या हो जाता है हमारा, डैमेज, एपेटाइट खराब, स्किन खराब, सब कुछ हर चीज़ के साथ पता नहीं और भी कितने इम्पैक्ट है, ये मैंने आपको मोटे मोटे बताए हैं। तो मेजर ऑर्गन जो हमारा हिट होता है अल्कोहलिज्म में वो क्या है, लीवर। कई बार तो लीवर ट्रांसप्लांट तक की जो है नौबत आ जाती है पर्सन को। तो समझ में आया कितनी बुरी तरीके से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। और अभी तो बहुत सुपरफिशियल बताया आपको, जितना आपको ज़रूरी था, उससे ज़्यादा डीप में देखो इसके तो इम्पैक्ट इतने गंदे हैं ना अल्कोहल के। तो अल्कोहल को कभी भी कंज्यूम नहीं करना है। कोई यूफोरिक फीलिंग नहीं है, वो पागलों वाली फीलिंग होती है, वो एक लाइटनेस जो फील करते हो वो किसकी वजह से कर रहे हो, आपका सेरिब्रम और सेरिबेलम वो अपने फंक्शंस भूल गया, वो नचा रहा है आपको बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस कामनेस की, इस रिलैक्सेशन की, अगर ऐसा ही कुछ लेना है तो भैया डॉक्टर से कुछ प्रेस्क्राइब कराओ। कुछ स्ट्रेस में हो, कोई डिप्रेशन में हो, डॉक्टर कुछ प्रेस्क्राइब कर देगा। अपने आप से अल्कोहल और ये ड्रग्स के पीछे नहीं भागो। तो अल्कोहल अब्यूज़ समझ में आ गया बेटा। अब्यूज़ का मतलब समझ गए कि बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में हम इसको कंज्यूम करेंगे तो क्या क्या होने वाला है। ओके। अब बेटा ऐसे ही हम लोग, एक और चीज़ है जिसे अब्यूज़ करते हैं पीपल, दैट इज़ टोबैको। और टोबैको कहाँ से, क्या है टोबैको का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, टोबैको इज़ नोन एज दी निकोशिएना टेबैकम। साइंटिफिक नेम क्या होता है, निकोशिएना टेबैकम। इसके ना ओवेट और लेंसियोलेट टाइप के लीव्स होते हैं, उन लीव्स को सुखा के उनसे फिर ये निकाला जाता है। क्या क्या टोबैको में क्या यूज़ किया जाता है पता है, उसके लीव से एक एल्केलॉइड निकलता है, उस एल्केलॉइड को हम क्या बोलते हैं, है ना, इसके जो लीव्स हैं, लीव्स से क्या निकलता है, एल्केलॉइड, एंड दैट एल्केलॉइड इज नोन एज निकोटिन। और ये है बस सबसे नुकसानदायक चीज़ टोबैको की, टोबैको का जो निकोटिन है। और टोबैको की किस किस फॉर्म में लोग कंज्यूम करते हैं पता है ना, इसको स्मोक भी करते हैं, इसको च्यू भी करते हैं, और इसको स्नफ भी करते हैं, सूंघते भी हैं कई लोग। इसका पाउडर बना के ना धूप में ड्राई करके उसको पीस लेते हैं और उसके पाउडर को सूंघते रहते हैं। तो स्नफ, च्यू एंड स्मोक, तो ये इस फॉर्म में वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। अब निकोटीन का क्या क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी में पता है आपको।
निकोटीन क्या क्या कर सकती है। अच्छा, ये जो अल्कोहल का इम्पैक्ट है बेटा वो किडनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो भी लिख लेना, वहाँ पे किडनी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। वो पॉइंट भी मैं एकदम से भूल गई थी, अभी चलो लिख देते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं हैं। 8, 9 कहाँ पे लिखे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या करता है, किडनी को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लो एडीएच, एडीएच के लेवल कम, एडीएच कम सिक्रीट होता है। क्या होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये तो मैं कैसे भूल गई, नहीं भूलना चाहिए था मुझे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर कम सिक्रीट होता है तो यूरिन कैसा आता है, ऑलवेज डाइल्यूट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, डाइल्यूट यूरिन आना शुरू हो जाएगा। डाइल्यूट यूरिन कब आता है, जो बॉडी का पानी सारा का सारा यूरिन में जा रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, देयर विल बी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो इसलिए अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स हैं ये, डायूरेटिक सब्सटेंसेस है। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, इनकी कंजम्पशन के बाद क्या होगा, इंसान थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, यूरिन पास करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी का जो रिक्वायर्ड पानी था उसको भी सुखा डालेंगे ये। क्यों, एडीएच के लेवल गिरा देंगे, जिसकी वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगी नेफ्रॉन के अंदर। रीएब्जॉर्प्शन रुक गई तो वो जो इंपॉर्टेंट पानी था जो रीएब्जॉर्ब होकर बचाना था बॉडी को, वो सारा का सारा यूरिन के थ्रू जा रहा है बाहर। और जो टॉक्सिकेंट है वो कहाँ पे जमा हो रहे हैं, कहाँ जमा हो रहे हैं, वो नहीं निकल रहे इसके साथ, वो टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी के अंदर ही जमा हो रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये वाला भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अल्कोहल्स को हम, टी को हम डायूरेटिक्स क्यों बोलते हैं, है ना। तो डायूरेटिक सब्सटेंस पता है ना क्या करते हैं, जो इंक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन, मतलब इनके बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिन जो है पास करने के लिए हमें उकसाते हैं जो सब्सटेंसेस, उनको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो अब निकोटिन, निकोटिन का क्या क्या इम्पैक्ट है बेटा बॉडी के ऊपर। अब निकोटिन क्या करता है, निकोटिन ना बेटा एक तो करता है हमारी किडनी को स्टिमुलेट, क्या करता है, स्टिमुलेट्स किडनी to produce adrenaline and noradrenaline। ज़बरदस्ती किडनी से, क्योंकि खुद न्यूरोट्रांसमीटर की तरह मिमिक करता है ये, उसकी जगह मिमिक करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर है नहीं भी है ना, तो खुद न्यूरोट्रांसमीटर वाला काम करेगा, किडनी को स्टिमुलेट करेगा, और हमारे जो है एड्रेनल का क्या करवा देगा, ओवर सिक्रीशन। और इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा बेटा, डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल कम हो जाता है। हमें पता है ना, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। एरिया कम हो गया ब्लड वेसल का, मतलब डायमीटर कम हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, उनका अंदर जो प्रेशर है ब्लड का, दैट विल इंक्रीज। और इंक्रीज्ड बीपी क्या होता है, नॉट गुड फॉर हार्ट हेल्थ। तो हार्ट हेल्थ अफेक्ट्स, दिल के ऊपर आ रहा है ना असर, के नहीं आ रहा, देखो निकोटिन पीने का। इसके अलावा बेटा और ये तो एक फंक्शन हो गया इसका, है ना, डायमीटर वाला। दूसरा फंक्शन क्या होगा बेटा, लंग, डैमेज ऑफ लंग। लंग के अंदर धुआं भर रहा है, सूट भर रहा है, लंग के अंदर जितने पैसेजेस हैं वो खराब हो रहे हैं, लंग तो हमारे खराब हो रही हैं, लंग की जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, बार बार उनमें स्मोक जाएगा, धुआं जाएगा, अंदर की जो ब्रोंकियोल की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमारे क्या है, ब्रोंकियोल्स, निकोटिन क्या करता है, डैमेजेस दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ब्रोंकियोल, सांस लेने में दिक्कत आएगी, बार बार कफिंग होगी, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन तो खराब हो गई, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से टीबी भी हो जाती है। और क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रोंकियोल्स हमारे कंस्ट्रिक्ट होंगे ना कि म्यूकस मेम्ब्रेन खराब होती है, मैंने आपको टीबी में बताया था ये सिम्टम, वो ग्रेइश कलर की अंदर से हो जाएगी, और वो सारा जो सब्सटेंस ऊज आउट होता रहता है वो सारा का सारा अंदर भरता रहता है, जो कफ की फॉर्म में बार बार दिल करता है खांसी करें उसको बाहर निकालें, खांसी करें उसको बाहर निकालें। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, और एम्फाइसीमा। एम्फीसीमा पता है ना, 11th में पढ़ के आए हो ना, एम्फाइसीमा।
जिसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाती हैं। एल्वियोलाई का जो गैसियस एक्सचेंज का सरफेस है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाती हैं यहाँ पे, एल्वियोलाई डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज कम हो पाता है और कम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो क्या हो जाता है, यहाँ से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। अब कम ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कम दिमाग चलेगा, मेमोरी को भी इफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करता है ना। अच्छा, उसके अलावा देखो ये मैंने कहा ना लंग का कैंसर और ये और क्या करता है, ये धुआं पेट तक भी जाता है, तो ये क्या कर सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स कर सकता है। उसके अलावा इट ऑल्सो अफेक्ट्स यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर देखो, हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है, किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, स्टमक पे इम्पैक्ट आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पे इम्पैक्ट आ रहा है, इवन लीवर पे इम्पैक्ट आता है इसका। तो इतना ज़्यादा ख़राब चीज़ है टोबैको का अब्यूज़। और इसके ये तो वो है अगर स्मोक कर रहे हैं, अगर उसको चू कर रहे हैं, चू करने से क्या हो रहा है देखो, अगर चूइंग कर रहे हैं तो इन केस ऑफ चूइंग और क्या खतरा बढ़ जाएगा बताओ, मुंह में जिधर को दबा के इसको चबाते रहते हैं, मुंह के अंदर रखे रहते हैं, वो हमारी जो अंदर की स्किन की मेम्ब्रेन्स है बार बार उससे इरिटेट होंगी, इरिटेट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, माउथ का कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर है ना। इधर ये डैमेज ऑफ लंग्स में क्या हो जाता है, लंग का कैंसर हो जाता है। तो ओरल कैविटी का कैंसर, माउथ का कैंसर हो जाता है, टंग का कैंसर हो जाता है, फेरिंग्स का कैंसर हो जाता है, बहुत सारे कैंसर बेटा पेट तक पहुंच जाता है। तो इतनी सारी बीमारियों की बेटा ये जड़ है। और भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड, ये तो बहुत मोटा मोटा वो सुपरफिशियली आपको पढ़ाया जा रहा है कि तंबाकू क्या क्या काम खराब करता है। और आपको पता है जब सिगरेट के पैक्स भी खरीदो उसके ऊपर भी स्टैचुअरी वार्निंग लिखी होती है ना, इंजरियस फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो उसके ऊपर खुद वार्निंग लिखी होती है, स्टिल लोग नहीं समझते कि जो चीज़ हम पी रहे हैं खुद हमें कह रही है मुझे मत पिया जाए, मैं इंजीरियस हूँ हेल्थ के लिए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो बेटा टोबैको के मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको जितने मैक्सिमम डैमेज थे वो आपको बता रही हैं प्राइमरी, और इधर से हमने पढ़ ली हैं अल्कोहल के। तो इन चीज़ों से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या ये बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, नहीं है ना। अब यहीं पे ना बेटा एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, दैट इज़ एनालॉग स्टीरॉइड्स। कई बार जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बेसिकली अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि ना ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर नेम लिया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन समटाइम यूज़ करते हैं बेटा एनालॉग स्टीरॉइड्स। ये एनालॉग स्टीरॉइड्स भी क्या होते हैं बेटा, ये स्टीरॉइड पता है क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई कर देते हैं। क्या हो जाता है इनसे, लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या हो जाते हैं, अप हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर क्या आएगा, स्पोर्ट्स पर्सन पता है इसको क्यों लेते हैं, उनमें एकदम से स्टेमिना बढ़ जाएगा, एकदम एग्रेसिवनेस आ जाएगी, एकदम फिजिकली अपने आप को ज़्यादा वो मानेंगे कि हम ज़्यादा पोटेंट हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वो पता है ना, बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, है ना, स्लीप वगैरह को, इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए, अपनी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए लेते हैं। और इसको स्पोर्ट्स मैन नहीं, स्पोर्ट्स वुमेन भी कंज्यूम कर लेती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जाके वो क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहा है। और फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो सोचो क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, मस्क्यूलाइन कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे उनके अंदर, हिर्सुटिज्म शुरू हो जाएगा, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाएंगी, बॉडी विल लुक मोर लाइक बॉयज़, है ना, जेंट्स जैसी उनकी बॉडी, मसल्स जो है बननी शुरू हो जाएंगी, उनकी अपने आप मसल स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, बॉडी में तो चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो वॉइस है वो हॉर्स वॉइस हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने भाई हार्मोन ही अपने डिस्टर्ब कर लिए। उसके अलावा जो क्लाइटोरिस है ना, दैट विल बिकम मेलफॉर्म, मतलब बड़ी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसकी एट्रोफी हो जाएगी क्लाइटोरिस की, वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्लाइटोरिस से क्या बन सकता है, आगे पेनिस का प्रॉब्लम है ना, तो वो एक तरह से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट तो आएगा ही बॉडी पे। तो फीमेल्स को नहीं कंज्यूम, उनके अंदर भी एग्रेशन बढ़ जाएगा। ऐसे ही मेल के अंदर अगर एनालॉग स्टीरॉइड्स का अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, मेल के अंदर भी एग्रेसिवनेस बढ़ेगी,
स्टेमिना बढ़ेगा, मस्कुलर ग्रोथ बढ़ेगा, काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन दिखते पता क्या क्या होंगी, ये जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन है ना, क्योंकि उनकी बॉडी में तो मेल में तो ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल की बॉडी में गया तो टेस्टोस्टेरोन ने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर दिया, उसके अलावा फेमिनिटी जो है उसको कम कर दिया, मस्कुलिनिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया, हिरसुटम स्टार्ट हो गया, है ना। उसके हिरसुटिज्म का मतलब, हिरसुटिज्म का मतलब समझते हो ना, एक्सेसिव हेयर, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन दी बॉडी एंड फेस। उसके अलावा क्या शुरू हो जाएंगे बेटा, जो क्लाइटोरिस है वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, एग्रेसिवनेस हो जाएगा, आवाज़ चेंज हो जाएगी। तो ये सारी के सारी चेंजेस आएंगी फीमेल में। फीमेल अब मेल की तरह दिखनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा। अब मेल में टेस्टोस्टेरोन से तो मज़े आ जाने चाहिए कि भैया मेल में तो टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है, लेकिन बेटा जितना चाहिए होता है ना बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, एक्स्ट्रा लोगे ना बाहर से तो एक्स्ट्रा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में क्या चलता रहता है, हमारी इवन फीमेल की बॉडी में भी ईस्ट्रोजन जो है, जब एक्स्ट्रा हमारे पास ईस्ट्रोजन हो जाए वो पता किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन में। तो हमारी बॉडी में भी ईस्ट्रोजन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है, ईस्ट्रोजन, इसलिए हम लगते हैं मोर लाइक दी गर्ल्स। अगर किसी तरह से मैं बाहर से टेस्टोस्टेरोन लूँ तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल मेरी बॉडी में हाई हो जाएंगे, आई विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ मैन मोर उस केस में। ऐसे ही अगर मैन में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर है और वो बाहर से इन केस ऑफ एनालॉग स्टीरॉयड उसको ले रहा है, तो क्या होने वाला है बताओ, उसका जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इन दी फेमिनिन हॉर्मोन्स, इस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देगा, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मेल के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, एग्रेसिवनेस और ये सब कुछ तो आएंगे, उसके अंदर फेमिनिन कैरेक्टर कुछ आने शुरू हो जाएंगे। और बताऊँ टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा हो जाएगा, स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना चाहिए, समटाइम ये स्टेराइल भी हो जाते हैं ऐसे मेल्स। तो हम अपने फ़ायदे के लिए कि अगर बढ़ाना है अपनी प्रैक्टिस से बढ़ाइए, अपनी डाइट से बढ़ाइए, अपनी और स्किल्स अपनी डेवलप कीजिए, लेकिन इन चीज़ों से कभी भी अपना स्टेमिना या बॉडी को या अपनी गेम को बूस्ट करने की कभी भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की, और वैसे भी एडिक्टिव है, आदत पड़ जाएगी। समझ में आया? तो जितने भी ये एनालॉग स्टीरॉइड्स हैं इनका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फीमेल की बॉडी में भी और मेल की बॉडी में भी इनका उल्टा ही असर आता है। मेल की बॉडी में टेस्टिकल छोटी, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। मेल की और फीमेल की केस में हिरसुटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, वॉइस भारी हो जाएगी लाइक जेंट्स, और क्या हो जाएगा, क्लाइटोरिस बड़ी होनी शुरू हो जाएगी और मसल का ग्रोथ शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फेमिनिटी उससे छिन जाएगी और वो कैसा लगने लग जाएगी, मस्क्यूलाइन लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो अब देखो हमने ड्रग का अब्यूज़ पढ़ लिया, हमने अल्कोहल का पढ़ लिया, हमने टोबैको का पढ़ लिया। अब है एडोलेसेंस वर्सेस एडिक्शन। वैसे तो ये बहुत पहले, सबसे पहले यही कराना चाहिए था, क्योंकि बेटा ये चैप्टर मैंने आपको बताया ना आपकी बुक में बहुत कुछ सोच के इनकॉर्पोरेट किया गया है, बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू दिस एज ग्रुप। एडोलेसेंस क्या होती है, व्हाट इज़ एडोलेसेंस? हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है बेटा एडोलेसेंस को, क्या है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन चाइल्डहुड, एनसीईआरटी की लाइन है ना, चाइल्डहुड और किसके बीच में, एडल्टहुड के बीच का ये जो लिंकिंग स्टेज है, एक स्टेज है जो लिंक करती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड को, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एडोलेसेंस। तो चाइल्डहुड से पहले हम एडोलेसेंस में आते हैं, फिर हम जाते हैं एडल्टहुड में। और ये एडोलेसेंस की स्टेज हम पता क्या मान के चलते हैं, इट इज़ 12 to 18 ईयर्स, एंड मोस्ट ऑफ यू बिलोंग टू दिस एज ग्रुप। 18 के आसपास के ही हो ना सभी, तो आप लोग ज़्यादा प्रोन हो, आप लोगों में ज़्यादा क्यूरोसिटी है हर चीज़ को लेके। इसीलिए कोई चैप्टर था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अभी ये चैप्टर इस तरह की ना, मतलब ये कुछ बुरी बातें नहीं है बेटा, ये बॉडी के चेंजेस हैं, हार्मोन के चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो सब में हुए हैं, सब में हुए होंगे और सब में होते रहेंगे, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन इन सब चेंजेस के साथ हमें अपने आप को कैसे एक्लेमेटाइज करना है, कैसे इनके साथ अडेप्ट करना है, कैसे इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और किन किन गलत आदतों का हम इस टाइम पे शिकार हो जाते हैं। बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, आपको लग रहा है हम ही दुनिया आई हमारे लिए, हमारे बिना चल ही नहीं सकती, हमसे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है, जो हैं बस हम हैं, हम किसी की भी हस्ती मिटा दें, किसी की भी हस्ती बना दें, है ना, ये वाला काम होता है ना आपका। लेकिन होता क्या है, जब आप बुरी आदतों के अंदर पड़ जाते हो, पता है फिर कौन सा गाना गाते हो, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, है ना, यही है ना कुछ गाना ऐसे। फिर क्या हो जाता है, जब इनकी आदत लग जाती है ना, फिर यही गाने गाते फिरते हो आप लोग।
तो ये चैप्टर्स बहुत कुछ सोच के आपके कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बेटा, ताकि इन चैप्टर्स के थ्रू आपको नॉलेज मिले, आपको समझ आए क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि ये जो एज होती है ना, हमें लगता है हमसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं, सब कुछ पता चल गया हमें, हम माँ बाप से भी ज़्यादा समझदार है, उनको भी सलाहें देते हैं, एग्रेसिव होकर उनसे बात करते हैं, उनके हर डिसीजन को रॉन्ग प्रूव करने में लगे रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वी आर ओके, हम ठीक हैं, कुछ गलत होगा हम भुगत लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं बेटा, ये सबके ऊपर टाइम आता है, ये आपके हॉर्मोन्स कराते हैं, लेकिन इस टाइम पे सच में आप एक दूसरी दुनिया के अंदर होते हो, आप में वो मैच्योरिटी नहीं होती है। इसीलिए आपको समझाने के लिए कि कोई बात नहीं, ये आपके हार्मोन हैं जो आपको उछाल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके बिहेवियरल साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जिनके थ्रू आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस टाइम के दौरान अपना टाइम इंजॉय करो, सब कुछ करो, आप में बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, आपका स्टाइल करने का दिल करता है, सुंदर लगने का दिल करता है कि बस मैं सबसे हैंडसम लगूं, लड़कियां मैं सबसे ब्यूटीफुल लगूं, बस सबकी अटेंशन मेरी तरफ हो, है ना। ऑपोजिट सेक्स का भी बड़ा हमें रहता है कि उनसे अटेंशन हमें मिले, ये सबके साथ होता है बेटा इस टाइम पे। लेकिन इस प्रेशियस टाइम पे हमें ध्यान देना है अपने करियर की तरफ भी, अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ सोल की तरफ भी, हम कैसे इंसान बनेंगे। अब इस टाइम पे जो भी हम कहते हैं ना कि हम जो गलतियां करते हैं या हम जो बैड बिहेवियर दिखाते हैं, वो हमेशा के लिए माइंड में इंप्रेशन के तौर पे रह जाता है दूसरे लोगों के। तो अपने आप को इस वक्त हमें डेवलप करना है, अच्छा बनना है, बुरी आदतों से बचना है, बुरी बीमारियों से बचना है, बुरे लोगों की संगति से बचना है ना। क्या हमारी फिजिकली हमें जो चेंजेस आ रहे हैं, हमें किसी तरह की वो कहते हैं ना एस्पिरेशंस जागती हैं, बस ये हो हमें किसी का टच मिले, है ना, और वो ऑपोजिट सेक्स के लिए हमारी जो इमोशंस है वो बड़ी उभर उभर के आती हैं। उस चैप्टर इसीलिए वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर था। किस लिए था? इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ह्यूमन हेल्थ, एसटीडीज़, उसमें बहुत कुछ आपको बताया गया था कि और क्या एक मैरिजेबल एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज क्या है, आप किस उससे गुजर रहे हो, क्या हार्मोनल चेंजेस आप में हो रहे हो, सब कुछ वहाँ पे था। और ये डिफरेंट टाइप के ना ड्रग्स के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हो, इसलिए टॉपिक है एडोलेसेंस वर्सेस एडिक्शन। क्यों दिया गया है एडोलेसेंस को? क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ना, जो आपका एज ग्रुप है, इट इज़ मोर प्रोन टू सच टाइप ऑफ एब्यूजेस और एडिक्शंस। क्योंकि बच्चे क्या आते हैं पता है, रीजंस क्या क्या है, रीज़न लिखे इसके क्या क्या रीज़न है। सबसे पहले तो जिस एज ग्रुप में आप लोग एंटर हुए हो या होके आ रहे हो, मतलब ये 12 से 18 के आसपास की एज में हो ना, एक तो आप लोगों में ना बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ को लेके, है ना। अरे ये क्या है, ये एक्सप्लोर करी, और ये उस बंदे ने तो ये देखा हुआ पी के या इस चीज़ को इनहेल करके देखा हुआ, जस्ट एक बार, है ना। क्यूरोसिटी है, उस क्यूरोसिटी की वजह से दिस क्यूरोसिटी लीड्स यू टू दी एक्सपेरिमेंटेशन। एक बार यार, एक बार ही में क्या होता है, एक बार करके देखते क्या होता है। और वो एक बार ही करना किस लिए? समटाइम हम किस चीज़ के लिए करते हैं? फॉर प्लेजर, मज़ा आता है हमें, और ये बड़ी अच्छा हल्का हल्का फील हो रहा है, दूसरी दुनिया में पहुंच गए, है ना। इट लीड्स अस टू दी अनदर वर्ल्ड फीलिंग, कि हम तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए, हमें ऐसा लगता है ना। या फिर कई बार क्या करते हैं, अभी क्यूरोसिटी थी, आपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक बार इनहेल किया, चीज़ को यूज़ किया, बड़ा मज़ा आया, आपको प्लेजर आया, उसके बाद अनदर वर्ल्ड फीलिंग आई, अरे यूफोरिया, हम तो कहीं और ही पहुंच गए। एक बार था, लेकिन ये फीलिंग लेने के बाद थी ये टेम्परेरी फीलिंग, लेकिन आपको नहीं पता, तभी तो कहते हैं आपको इस एज में अच्छे और बुरे का नहीं ज्ञान है बच्चों। अब इस फीलिंग के बाद फिर आपका क्या दिल करेगा? एक बार और ट्राई करना है, एक बार और। आप उसके दोबारा जाओगे, कब जाओगे? देखो, या तो आपके पीयर का प्रेशर हो, आपका जो फ्रेंड ग्रुप है वो प्रेशराइज करे, चलो एक बार यार, एक बार और, बस एक बार और। होता है ना कि यूजुअली आप ही लोगों की लैंग्वेज में, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। या फिर कई बार क्या होता है, यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, डिप्रेशंस हो गई, फ्रस्ट्रेशंस हो गई, उस केस में भी हमारा क्या दिल करता है, अरे यार वो फीलिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ा लाइट लाइट फील कर रहे थे, माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, मेरे को थोड़ी कामनेस चाहिए, मेरे को ब्रेक चाहिए, मतलब मैं आराम से सोना चाहता हूँ, मतलब मैं बॉडी को काम करना चाहता हूँ। दोबारा हमें उस फीलिंग, एक बार आ गई ना, हमें उस फीलिंग का पता, अब ये फीलिंग हमें इन सब चीज़ों से फ्री करवा सकती है टेम्परेरीली, फिर भागेंगे हम इसकी तरफ। समटाइम्स क्या होता है, कुछ शाणे बच्चे क्या करते हैं, जस्ट टू इम्प्रूव देयर, या जस्ट टू आप कहोगे बूस्ट देयर फिजिकल स्टेमिना, टू बूस्ट
फिजिकल स्टेमिना, वैसे स्टेमिना नहीं लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, टू बूस्ट देयर कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू मोर वर्क। कई बार कुछ बच्चे हैं ना सारी सारी रात और एग्ज़ाम है, जागना, नींद ना आ जाए, ज़बरदस्ती स्टिमुलेंट्स की डोज लेते रहते हैं अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए। और समटाइम्स क्या होता है बेटा, हमारी कुछ फैमिलीज़ कहेंगे ना कि मतलब फैमिली का कुछ प्रेशर होता है, हम कहेंगे कि एक तरह से अनसपोर्टिव फैमिलीज़ आप कह लीजिए, अनसपोर्टिव फैमिलीज़, और आई मस्ट से द नेगेटिव इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिलीज़, है ना। घर में माहौल अच्छा नहीं है, बंदे का दिल ही नहीं लग रहा, लड़ाइयाँ चल रही हैं, गाली गलौज चल रही हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट्स ऑफ दी फैमिलीज़, वो भी बच्चे को इन लत की तरफ लेके जाती है। तो मैंने इतने सारे रीज़न मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो पहली बार होता है ना, बस एक बार यार आए हैं ज़िंदगी में तो हर चीज़ का मज़ा तो लेके जाएंगे, बस एक बार, बस ये जो एक बार की वो जो यूफोरिक फीलिंग है ना, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलते हो। तो आप जब ज़्यादा खुश हैं तो आप चाहोगे अरे यार एक बार और वो फीलिंग लेनी है, ज़्यादा खुश होना है ना। दुखी हो तो उस फीलिंग को वेनिश करने के लिए, टू रिलीव पेन, है ना, टू रिलीव फ्रॉम पेन, कोई भी दुख दर्द है उससे अपने आप को निकालने के लिए, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से अपने आप को निकालने के लिए। कई बार मैंने कहा ना, बच्चों के परिवार का माहौल ऐसा होता है, पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, अपने घर में और नहीं बन रही है, वो माहौल देख के आपकी जान निकल रही है, ये उस चीज़ में भी बच्चा क्या है, यूजुअली एडिक्ट हो जाता है। तो पूरी लिस्ट मैंने लिख दी है और हर एक चीज़ के ऊपर मैंने डिस्कशन भी कर लिया, तो आप समझ में आ गया आपको कि एडोलेसेंस वर्सेस एडिक्शन, ये टॉपिक आपकी बुक में आपके एज ग्रुप के लिए क्यों दिया गया है, क्योंकि बेटा आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हो इन चीज़ों के। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्वैग। और स्मोक करना तो आज के टाइम में मतलब फैशन है, जब तक सिगरेट मुंह के ऊपर नहीं रखी पता कैसे चला हम कॉलेज में हो गए, अरे ड्रिंक नहीं किया पार्टीज़ में तो कैसे पता चला हम बड़े हो गए, हम टेक्निकल कॉलेजेस में चले गए, हम डॉक्टर बनने चले गए, है ना। तो ये चीज़ें बेटा गलत हैं। ये आप जो देखते हो ना, इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव रोल है ना, हमारी मूवीज़ का, सिनेमा जो हमारा हो गया, हमारे आसपास जो ये कल्चर, हम लोग वेस्टर्न कल्चर जो अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, इन चीज़ों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो दिखाते ही है। अगर आप ड्रग एब्यूज़र हो, अगर आप एल्कोहलिक हो, अगर आप स्मोकर हो, तो बस वही दिखाए ना, हर बड़े आदमी को वो दिखाते ही ऐसे हैं, या तो जाम के साथ या सिगरेट के साथ, है ना। ये सब चीज़ें बेटा वो वहाँ दिखाया जा रहा है, वो हमें मिसलीड कर रहे हैं, वो हमारा पाथ नहीं है ना। एक वो कबीर सिंह मूवी को देख के बड़े उछलते हो आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट, देखो वो भी तो डॉक्टर बन गया, अरे बेटा वो सिर्फ मूवी में है, हाइपोथेटिकल, एक्चुअल में ऐसा डॉक्टर नहीं होता। कभी भी मेडिकल काउंसिल कभी भी उसको लाइसेंस नहीं देगी, और कभी भी कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता। इतने नशे करने वाला डॉक्टर, उसको पता ही नहीं है, उसका सेरिबेलम उसका साथ ही नहीं दे रहा, क्या वो सर्जरीज करेगा, क्या वो किसी को प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा, क्या करेगा। इन चीज़ों से मत इन्फ्लुएंस हुआ करो, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ क्या कर रहे हैं, गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो। और आप लोगों ने आजकल इन हीरो हीरोइन सिनेमा इसको ही सब कुछ अपनी ढाल लिया है अपने जनजीवन में, और उन्हीं को आप ब्लाइंडली फॉलो करके लगे हुए। तो अगर ऐसा करके डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ सालों के बाद आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में पड़े होंगे, या आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो बेटा बहुत कुछ, अब ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक नहीं था, इसके साथ आपको बहुत सारी नॉलेज जो एक टीचर, है ना, बीइंग अ टीचर हमें देनी चाहिए। तो ये एसोसिएटेड हमने आपको जितने लेवल पे हम समझा सकते थे, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट बायोलॉजिकली भी आपको समझा दिए, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ज़्यादा समझ पाओगे, है ना। और ओरली भी मोटिवेटिंग भी मैं आपको अपने मतलब बोलने से भी मैं आपको समझा रही हूँ कि इस चीज़ को समझिए। आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, आपके टीचर जो बोल रहे हैं, आपके वेल विशर्स जो आपको समझाते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज एब्यूजेस, तो वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। ये टाइम बिल्कुल नहीं है, जस्ट अपनी हॉर्मोन्स के साथ अपनी फ़ाइट को अपने कंट्रोल में रखिए, हॉर्मोन्स को डोमिनेट मत होने दीजिए। तो अब इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि अगर कोई एडिक्शन में पड़ भी गया है तो कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल करें। सबसे पहला कंट्रोल का तरीका क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। जो बच्चे इन नशे की लतों में पड़े हुए हैं, पेरेंट्स को, टीचर्स को, पीयर्स को आपस में समझना चाहिए। सबसे बड़ा देखो जड़ पता है कहाँ से, पेरेंट्स ही लग जाते हैं। अरे अरोड़ा जी के बच्चे ने तो देखो एक ही अटैम्प्ट में नीट क्लियर कर दिया, अरे वो देखो आईआईटी क्लियर करके बैठा हुआ है, हमारे महाराज पढ़ते ही नहीं हैं, खेल में ही ध्यान है, इस चीज़ में। अरे नहीं 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 नहीं, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, लेट हर और हिज टू बी,
वट एवर दे वॉन्ट टू बी। जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते करने, तो आप सिर्फ गाइड कर सकते हो बीइंग पेरेंट्स। ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, टीचर्स को भी पता होना चाहिए। हम किसी को कोई काम करवाने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है एक अच्छा डॉक्टर बनने की और आप बनना चाह रहे हैं एक आर्टिस्ट, तो गो फॉर दैट। वो चीज़ तो हमें अननेसेसरीली पीयर प्रेशर में ना हमें हमारे लिए क्रिएट होना चाहिए, ना हमें उस प्रेशर में आना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। बच्चे को एजुकेट, जैसे अब हम लोग भी तो क्या कर रहे हैं, इन चीज़ के अगेंस्ट आपको एजुकेट कर रहे हैं, है ना, कि ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, हमारी बॉडी ख़राब हो रही है। किसी तरह से अगर हमने इन चीज़ों से पीछा छुड़ा भी लिया तो हमारी बॉडी में वो डैमेजेस हो जाएंगी जो इरिवर्सिबल हैं। सपोज़ करो कोई मेल है, कोई बच्चा इन आदतों में पड़ गया है ना, 18 साल से पड़ा हुआ है, 23, 24, 25 साल का, जाके उसको कुछ समझ आई, मैच्योर हुआ, अरे हाँ मेरे को सब समझा रहे थे, मैंने तो गलती की। जब वो इन आदतों से निकला, लेकिन वो अपनी बॉडी से हाथ धो बैठा, अब वो स्टेराइल है, देर आर नो स्पर्म प्रोडक्शन, नो टेस्टिकल्स, क्या करेगा वो बच्चा बताइए। उसमें फिर वही डिप्रेशन आएगा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, तो वो फिर दोबारा इन आदतों में इंडल्ज हो जाएगा, मे बी वो में सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाए। समझ रहे हो ना। तो टाइम पे एजुकेट करो, ज़रूरत है तो बच्चे को काउंसलिंग दो कि कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारे आप लोग जब रिजल्ट्स आते हैं बड़े परेशान हो जाते हो, अरे हम तो सुसाइड कर लेंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे अगर हमारे 90% नहीं आए तो हम तो हैंग कर लेंगे अपने आप को। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। हमेशा अपनी लाइफ में प्लान बी रेडी रखो ना। जो चीज़ आपको नहीं मिली इसका मतलब वो आपके लिए थी ही नहीं। और ये ड्यूटी हमारे पेरेंट्स की भी बनती है, हमारे टीचर्स की भी बनती है टू काउंसिल। और इधर उधर के जो ये 4 लोग जिनकी बात सुन के बेटा हम लोग डिप्रेशन में आते हैं, हमें कभी नहीं सुननी चाहिए, है ना। सेल्फ मोटिवेटर बनो, सेल्फ काउंसलिंग करो, अपने आप को समझाओ कुछ नहीं रखा है, जो करना है हमें करना है, हमारे लिए करना है, कोई ना करने आएगा, इसीलिए किसी की कभी बातें मत सुनिए। तभी आप इन नशों के शिकार होते हो और अपनी जान देते हो। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। अभी किसी बच्चे को अगर ये चीज़ समझ आ गई है, कोई इन गलत लत में पड़ा हुआ है, या आप देख रहे हो आपके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है, तो बेटा कभी उसको इग्नोर मत कीजिए। अपने साथ हो रहा हो तब भी इग्नोर नहीं करो, आपके आसपास हो रहा है उसको इग्नोर नहीं करो, उसके पेरेंट्स को बताओ जाके, है ना। जो अच्छे फ्रेंड्स होंगे वो टीचर को बता सकते हो, आप पेरेंट्स को बता सकते हो, ताकि उनको इन लतों से, इन चीज़ों से काउंसल करके उसको समझा के किसी भी तरीके से, है ना। देखो पेरेंट्स हैं, मारा पीटी तो एक बार होगी होगी, गलती करोगे तो पिटोगे तो ज़रूर, लेकिन इन चीज़ों से बेटा पेरेंट्स, टीचर्स, आपके गुड फ्रेंड्स वही आपको निकाल के ला सकते हैं, और कोई नहीं निकालेगा। और तो आपको सिर्फ झांसा देगा, और हाँ मत कर मत कर, और दोबारा आपको अरे यार मेरे से देखा नहीं जा रहा, ये ले, कोई नहीं, अपनी मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना। ये भी एक फ्रेंड्स का टाइप होता है, तो स्टे अवे फ्रॉम सच फ्रेंड्स। तो ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम योर टीचर्स। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अगर पेरेंट्स को भी बेटा ये देखना है, टीचर्स को भी, हमारे गुड फ्रेंड्स को भी ये देखना है, अगर हमें किसी का देख के लग रहा है ना कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस कैसे? एजुकेशन में हमारे ग्रेड्स कम हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, हमें एग्रेसिवनेस आ गई है, हमें एक तरह से आइसोलेटेड रहना शुरू हो गया, हमें फैमिली में किसी से बोलना बात करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये सभी के सब क्या होते हैं? डेंजर साइंस होते हैं। इन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, बीइंग टीचर, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग गुड फ्रेंड्स। अगर ये साइंस ऐसे दिख रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर उस पर्सन की, उस बच्चे की, चाहे वो कोई एल्डर है या कोई बच्चा है, उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। और उस हेल्प के लिए सम टाइम वी नीड टू सीक प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प ऑल्सो। देर आर साइकोलॉजिस्ट्स, देर आर साइकियाट्रिस्ट्स, देर आर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऑल्सो। तो इन चीज़ों में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जब इतना ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है कि समझने और समझाने का टाइम निकल चुका है, तो बेटा हम प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें इन्हीं के लिए बनी हुई हैं, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ों को प्लीज़, इसको चैप्टर की तरह तो हमें पढ़ना ही है। नीट में तो क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, वो इसीलिए आता है, इस पर क्वेश्चन और ज़रूर आता है कि बच्चे ताकि इस कंटेंट को गो थ्रू करें और अपनी लाइफ में भी उसको उतारें और समझें कि ये कंटेंट तो हमें पढ़ना ही है, हमें औरों को भी शिक्षा देनी है, और हमें अपने आप के अंदर भी इसको डालना है कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्यों ये चैप्टर हमारी बुक के अंदर है ना। तो बेटा आज ही से आप प्लेज लीजिए, ऐसी किसी गलत आदत में हम नहीं पड़ेंगे, किसी भी तरह का ड्रग, टोबैको, अल्कोहल, किसी भी तरह के एब्यूज़ में हम नहीं पड़ेंगे, कोई एडिक्शन अपने आसपास नहीं आने देंगे, अपने हार्मोन्स को अपने से फाइट करने में जीतने नहीं देंगे, और ख़ुद को एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल सिटीज़न और एक पर्सन बनाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।